हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉपुत्र यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड, जो है अनसर्टेन एग्रीमेंट एंड बेजरिंग एग्रीमेंट। तो ये सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 में रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट के बारे में, जो सेक्शन 29 में दिया हुआ है। सेक्शन 29 प्रोवाइड करता है कि दो आदमी जब कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट का जो मीनिंग है अनसर्टेन है, उसकी सुनिश्चितता निर्धारित नहीं की जा सकती है, या फिर उसका मीनिंग अनसर्टेन है, या फिर उसकी मीनिंग जो है उसकी सर्टेनिटी तक पहुंचा नहीं जा सकता अगर आप कोशिश भी करें तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के लिए जान लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इलस्ट्रेशन में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनसे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल है कि कोई भी इंसान किसी से कांटेक्ट करता है कि मैं तुझे ऑयल सेल करूंगा, बट ही इज नॉट मेंशनिंग विच टाइप ऑफ ऑयल, सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रोडक्ट, सो दिस विल बी वॉइड, दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी नाम नहीं बताया गया है कि मैं तेरे को ये वाला ऑयल सेल करूंगा, इसलिए सामने वाले का कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ और मांग रहा हो और सामने वाला कुछ और दे दे, इसलिए दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट विद वॉइड। सेकेंडली, अगर कोई आदमी किसी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऑयल दूंगा, और सिंपल सी एक चीज वहाँ पे क्लियर है कि जो ऑयल देने की बात बोल रहा है उसकी कोकोनट ऑयल की फैक्ट्री है, तो यहाँ से हम सर्टेनिटी तक पहुँच सकते हैं कि जब कोकोनट ऑयल की फैक्ट्री है तो सिंपल सी बात है वो कोकोनट ऑयल ही सेल करने के लिए एग्रीमेंट करने के लिए बोल रहा होगा, तो यहाँ पे सर्टेनिटी तक जाया जा सकता है, इसलिए ये वॉइड नहीं होगा। और सॉरी, आगे एग्जाम्पल है कि कोई आदमी जाके सेल करने के लिए बोलता है अपने घोड़े का, बोलता है कि मेरा घोड़ा 500 रुपये में ले लो या फिर 1500 रुपये में ले लो, बट यहाँ पे दिक्कत वही आ जाती है कि प्राइस अनसर्टेन है, और जब प्राइस अनसर्टेन है तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। एक और एग्जांपल है कि एक आदमी दूसरे आदमी से कांटेक्ट करता है कि तीसरा आदमी ना, जो हम चीज़ सेल आपको कर रहे हैं उसका तीसरा आदमी प्राइस फिक्स करेगा, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी तक पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि तीसरा आदमी प्राइस फिक्स करेगा तो सिंपल सी बात है वो लीगली ही प्राइस फिक्स करेगा और उस सर्टेन प्राइस फिक्स करेगा, और आप मतलब लीगल वैलिड एग्रीमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। और एक एग्जांपल है कि कोई भी किसी को सेल करने के लिए बोलता है कि मैं तुझे 100 टन ऑफ ऑयल सेल करूँगा, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस वो दे देता है, तो ये भी एग्रीमेंट वैलिड होगा। ओके, तो ये थी सेक्शन 29 की बात। सिंपल से बहुत ही ईजी है, इतना कुछ समझने वाला नहीं है, कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अनसर्टेन अगर कोई चीज़ है, आपके एग्रीमेंट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है आप, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 30 के बारे में, जो है बेजरिंग एग्रीमेंट। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेजरिंग को या बेजर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, और यहाँ पे सॉरी आज मुझे थोड़ा खांसी हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि बेजर इज सिंपली वी कैन से बैट लगाना, शर्त लगाना जो होता है, तो ये डिफाइन ही किया हुआ है। और जो सेक्शन 30 है वो क्लियरली मेंशन करता है जो भी बेजरिंग एग्रीमेंट होंगे, बैट वाले एग्रीमेंट होंगे, वो वॉइड होंगे। अब यहाँ पे तो डिफाइन नहीं किया है, बट जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी केस था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो जस्टिस थे, जस्टिस हॉकिंस, इन्होंने इसको डिफाइन किया है बेजरिंग को। तो मैं इसमें आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच टू पर्सन प्रोफेसिंग टू होल्ड अपोजिट व्यूज टचिंग द इशू ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट म्यूचुअली एग्री टू डिपेंडेंट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट इवेंट one shall pay or hand over to him, okay, a sum of money or other stake, neither of the contracting parties having any other interest in that contract than the sum of stake he shall so win or lose
देयर बीइंग नो अदर रियल कंसिडरेशन फॉर द मेकिंग ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर ईदर पार्टीज. इट इज एसेंशियल to a wagering contract that each party may under it either win or lose, being dependent on the issue of that event and therefore remaining uncertain until that is known. Okay, तो मैं आपको समझा देता हूँ. इन्होंने सिंपल सा कहा है कि बेसिक एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है वो दो लोगों के बीच में होता है जिसमें कोई रियल कंसीडरेशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ हार या जीत के ऊपर डिसाइड होता है कि आपने कोई इवेंट लिया, पिक किया, उसमें आपने शर्त लगाई कि अगर मैं हारा तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे या फिर आप जीते तो मैं आपको पैसे दूंगा. तो यहाँ पे क्या है ना, रियल कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि अभी तक कंसिडरेशन डिसाइड नहीं किया गया है. कंसिडरेशन वहाँ पे पेमेंट कब होगा, जब एग्रीमेंट में वो इवेंट जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा. तो यहाँ पे सेक्शन 30 से या फिर हम इस डेफिनेशन से ही कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स निकाल लेते हैं बेसिक एग्रीमेंट के. बेसिक एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं. सबसे पहले वो इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए, दोनों में से किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा. सेकेंडली, उसमें से दोनों में से किसी भी पार्टी का उस इवेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए. अगर कंट्रोल होगा तो पहले से ही वहाँ पे सर्टेनिटी आ जाएगी कि ये पर्सन ही जीतेगा या ये पर्सन ही हारेगा. ओके, थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल चांसेस दोनों के होने चाहिए हारने और जीतने के. ओके, या तो ये हारेगा या ये जीतेगा, कोई एक पर्सन जरूर जीतेगा. ओके, ये नहीं है कि दोनों जीत जाए दोनों हार जाए. ओके, और दोनों का म्यूचुअल चांस होना चाहिए, बराबर चांस होना चाहिए. ओके, या फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी का अदर कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए हारने जीतने के अलावा. या तो हारना है या फिर जीतना है, इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. तो ये चारों पॉइंट्स आ जाते हैं आपके बेसिक एग्रीमेंट में. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में जस्टिस हॉकिंस ने डेफिनेशन दी थी, उसको कोर्ट ऑफ अपील ने एल्समेयर वर्सेस वॉलेस केस में वापस से उसको अप्रूव किया था कि हाँ ये डेफिनेशन सही है, हम इसको मानते हैं. ओके, और फिर आपके सर विलियम एंसन जो ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेजर को डिफाइन किया. उन्होंने बोला एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेजर एज अ प्रॉमिस टू गिव मनी टू मनीज टू गिव मनी और मनीज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और एसर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. ये उन्होंने सिंपल बोला कि ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई आदमी प्रॉमिस करता है दूसरे आदमी को कुछ मनी देने के लिए जब किसी भी इवेंट का रिजल्ट आ जाएगा या वो इवेंट सर्टेन हो जाएगा एंड डिटरमाइन हो जाएगा कि उसमें क्या हो रहा है, कौन जीता है या हारा है. मतलब रिजल्ट क्या है, तो उस रिजल्ट के बाद कौन जीता है या हारा है. मतलब आप वहाँ पे रियल कंसिडरेशन नहीं है जो स्टार्टिंग में होना चाहिए. तो सेक्शन 30 क्लियरली बोलता है जो बेसिक एग्रीमेंट है वो वॉइड एप इनिशियो होंगे, स्टार्टिंग से ही वॉइड होंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस सेक्शंस में या बेसिक एग्रीमेंट में रिलेटेड है कि जो भी अगर आपका कोई भी लॉस हो जाता है तो आप उसके लिए कोर्ट में जाके रिकवरी के लिए नहीं मांग सकते. और आपका बेसिक एग्रीमेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, इलीगल नहीं होते हैं. तो जो उसके कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो थोड़ा कोर्ट में एनफोर्सेबल किए जा सकते हैं. और जो इंग्लैंड में पोजीशन है बेसिक एग्रीमेंट को लेकर वो क्लियर है कि जो ये बेसिक एग्रीमेंट अनलॉफुल भी है और वॉइड भी है, दोनों है. बट इंडिया में वॉइड है, इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है. ओके, यहाँ पे दो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं बेसिक एग्रीमेंट को लेके. हॉर्स रेसिंग कंपटीशन एंड कॉम्पिटिशन्स बेस्ड ऑन स्किल्स, यानी कि कोई भी घोड़े दौड़ने की रेस है उसमें आप अगर बैट लगाते हैं तो वो एक्सेप्शन में आएगा, वो बेसिक एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, वॉइड नहीं माना जाएगा. और दूसरा आपका कोई भी कंपटीशन बेस्ड स्किल है, जैसे कि आजकल आप देखते होंगे बहुत सारी ऐप्स चलती हैं, माई 11 सर्कल हो गया
और ये आपका ड्रीम 11 हो गया, ये सारे उसमें आते नहीं हैं बेजरिंग एग्रीमेंट पे। ये एक्सेप्शन में आते क्योंकि ये स्किल्स पे बेस होते हैं कि आप प्लेयर्स चुन रहे हैं, आपको स्किल से चुनना है प्लेयर कि कौन सा प्लेयर आज बेटर खेल सकता है, किसका रिकॉर्ड पास्ट में अच्छा था, ये सब आप सेलेक्ट करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ भी है कि वहाँ पे आप टैक्स भी गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो वॉइड नहीं होते हैं, वो वैलिड होते हैं, एक्सेप्शन पे आते हैं सेक्शन 30 के। ओके, और यहाँ पे एक और बात दी हुई है कि एग्रीमेंट जो लॉटरी से रिलेटेड होते हैं वो बेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं और वॉइड होते हैं। दूसरा, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो भी बेजरिंग एग्रीमेंट ही होती हैं इफ़ देयर इज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है तो जो इंश्योरेंस होगा वो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो बेजरिंग एग्रीमेंट में आएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा। और 2-3 बातें आपको बता देते हैं कि इंडिया में जो केस था एक घेरूलाल वर्सेस महादेव दास 1959 सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेजर की, जो विलियम एंसन ने दी थी जूरिस्ट ने, वो उसको अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें इंडिया को माना गया था, इंडिया में उस डेफिनेशन को माना गया था। ओके, कोलैटरल ट्रांजेक्शंस हैं वॉइड एग्रीमेंट में एनफोर्सिबल हो सकते हैं, बट इलीगल एग्रीमेंट में एनफोर्सिबल नहीं हो सकते हैं। इलीगल एग्रीमेंट में इसके ट्रांजेक्शंस एंड एग्रीमेंट दोनों ही वॉइड होते हैं, बट जो वॉइड होता है, वॉइड में एग्रीमेंट तो वॉइड होता है, बट जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो एनफोर्सिबल हो जाते हैं। कोलैटरल ट्रांजेक्शन जो होते हैं एनफोर्सिबल हो सकते हैं। ओके, और इस टॉपिक में इतना ही था, और आप थोड़ा दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, सेक्शन 29 को और सेक्शन 30 को। कंपेयर करने में ये है कि वहाँ पे सीधे सीधे एग्रीमेंट जो है सर्टेन ही नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट सर्टेन नहीं है। जो आप इवेंट कराने जा रहे हैं, जिस इवेंट के बेस पे आपने एग्रीमेंट किया है उसका रिजल्ट सर्टेन नहीं है, उसका रिजल्ट सर्टेन होते ही उनका एग्रीमेंट फुलफिल तो हो जाएगा, वो आपस में जीत हार तो जाएंगे, बट वैसे वॉइड ही रहेगा। ओके, तो आज की वीडियो में यही था, थैंक यू। आगे फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।